नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं रजनी। हाजिर हैं तमाम अहम खबरों को लेकर, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राजगीर की, जहां पर राजगीर में जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज से होने जा रही है। इस बैठक से पहले ही पक्ष और विपक्ष के बीच तंज और चुटकियों का दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। 16-17 अक्टूबर को राजगीर में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक में 23 राज्यों से करीब 2000 डेलीगेट के पहुंचने की संभावना है। बैठक का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार करेंगे। इस बैठक का मकसद जहां संगठन को मजबूत करने का होगा, वहीं विरोधियों के खिलाफ ठोस रणनीति तय करना भी मुख्य लक्ष्य होगा। लेकिन सवाल विरोधियों से ज्यादा अपनों का है, क्योंकि 2010 और 2014 में हुई ऐसी ही बैठकों में उपेंद्र कुशवाहा और शिवानंद तिवारी का विरोध पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आया था। नीतीश को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी कई राज्यों के पार्टी अध्यक्षों ने नाराजगी जाहिर की थी। तो क्या इस बार सब कुछ ठीक रहेगा, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार जी ने विनम्रता पूर्वक हर बार नकारा है कि उनकी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन पार्टी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और इसलिए इस राष्ट्रीय परिषद में जो सकारात्मक बिंदु हैं उस पर एक आधिकारिक नीति का ऐलान होगा। जो हमारा रोडमैप होगा उसकी घोषणा हम करेंगे। जहां तक जिन 4 राज्यों का सवाल है, वो पूरी तरह से अनुशासनहीनता का सवाल था, निष्क्रियता का सवाल था और उन राज्यों में जो सदस्यता अभियान और सांगठनिक चुनाव को लेकर के जो समय सीमा थी उसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वो कार्रवाई हुई थी। पार्टी की अंदरूनी एकता की चाहे लाख दुहाइयां दी जाएं, लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कई राज्यों के पार्टी अध्यक्षों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। सरकार में शामिल दलों का विरोध भी जब तब उठता रहा है। ऐसे में विपक्ष का मत है कि नीतीश कुमार पहले महागठबंधन के अंदर उठे भूचाल को शांत करें, उसके बाद विरोधियों के खिलाफ नीति बनाएं। जो लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में वो इस तरह की बैठकें किया करते हैं। उनके पास है ही क्या कि वो किसी दूसरे का विरोध करेंगे। 3 टांग की सरकार चल रही है, वो अपना तीसरा टांग संभालने में ही परेशान है। अभी आप पीछे देखे होंगे कि उनका जो अपना अंदर का मामला है महागठबंधन का, अगर वो इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उसको संभाल लें तो हम समझते हैं उनका बैठक सफल हो जाएगा। वैसे तो अब बैठक के बाद ही ये साफ होगा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में किन मुद्दों पर मत बनता है, लेकिन ये तय है कि विरोधियों के साथ साथ पार्टी की अपनों पर भी नजर रहेगी। लेकिन सवाल उठना लाजमी है, बीते कुछ बैठकों का अनुभव करवाहट भरा रहा है, तो क्या एक बार फिर अपनों के ही निशाने पर होगी जेडीयू? कैमरामैन अकबर अली के साथ अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। तो तमाम अहम खबरों पर नजर बनी हुई है, लेकिन इस वक्त बात कर लेते हैं नालंदा से मिल रही बड़ी खबर की। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक है। सीएम नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे हैं आज और 17 अक्टूबर को 2 दिवसीय बैठक होगी। 3 बजे से बैठक की आज से शुरुआत हो रही है। नालंदा में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक है। राष्ट्रीय परिषद के तमाम सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार भी राजगीर पहुंचे हैं इस बैठक में भाग लेने के लिए। आज और कल यानी कि 2 दिन की ये बैठक है। आज 3 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार लगातार पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और इस बैठक में पार्टी की मजबूती को लेकर मंथन होगा। नालंदा से रूपेश रूपम इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपेश रूपम, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक कौन कौन से बड़े लोग पहुंचे हैं? सीएम नीतीश कुमार के पहुंचने की भी खबर है। जी देखिए, नीतीश कुमार कल ही शाम पहुंच चुके हैं राजगीर कन्वेंशन सेंटर में, जहां ये कार्यक्रम होने वाला है। जेडीयू का राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, उसका भी उन्होंने सामने ही मुआयना लिया और सामने ही पदाधिकारियों को काफी झाड़ लगाई। व्यवस्था से वो काफी चिढ़े दिखे थे। शाम को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी व्यवस्था है वो यथाशीघ्र पूरी कर दी जाए। इस बैठक में शरद यादव, केसी त्यागी के सहित सभी जिलाध्यक्ष और जितने भी मनोनीत सदस्य सभी के आने की संभावना है।
लेकिन अब अभी जो है तो एक दो विधायक जो नालंदा जिला से संबंधित विधायक वही पहुंच पाए थे शाम तक। आज सुबह तक सबकी पहुंचने की संभावना थी, लेकिन अभी बहुत कम ही विधायक वहां पहुंच पाए हैं। लेकिन बैठक करीब 4 बजे शुरू होने वाली है, उससे पहले सभी विधायक और जितने भी सदस्य हैं इसके सभी यहाँ पहुंच जाएंगे, ताकि वो जो बैठक होगी उस बैठक में जो है अनिल हेगड़े की अगुवाई में बैठक होगी। राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी अनिल हेगड़े हैं, उनकी अगुवाई में बैठक होगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मोहर लगेगा नीतीश कुमार पर। जी बिल्कुल, और क्योंकि अनाउंस तो हो गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को बनाया गया था, लेकिन शायद आज मोहर लगने का दिन है। किसी तरह कोई सेलिब्रेशन भी होगा क्या, जश्न? ये देखिए, ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो होगी वो बंद कमरे में होगी। यहाँ मीडिया के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध है तत्काल रूप से, लेकिन इसके बाद जो एक खुला अधिवेशन होगा, इसमें वो पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी रणनीति के आगामी चुनाव की रणनीति के बारे में बताएंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से जो है यूपी में होने वाले चुनाव पर मुख्य रूप से केंद्रित किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश रूपम इस तमाम जानकारी के लिए। तो नालंदा पहुंच गए थे कल ही सीएम नीतीश कुमार राजकीय, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना है। आज से आपको बताएं कि ये जो बैठक है बेहद अहम है, पार्टी को मजबूत करने को लेकर, यूपी चुनाव को लेकर मंथन होगा। और इस वक्त बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से मिल रही है। यहाँ पर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने घर से उठाकर ले गए और कुछ दूरी पर ले जाकर गोली मार दी। दोनों व्यक्ति बंगाल से आए थे, रिश्तेदार के यहाँ। पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर कौन थे ये अपराधी। रिश्तेदार के यहाँ आए थे। धनंजय झा इस वक्त हमारे संवाददाता बेगूसराय से फोन लाइन पर जुड़ गए। धनंजय, ये वारदात कब की है और अभी तक क्या अपराधियों के बारे में कुछ पता चल पाया? जी देखिए, बीती रात की घटना है जब 2 लोगों यहाँ पे नकुल कुमार अपने संबंधी और पीताम्बर ठाकुर दोनों अपने राजेंद्र ठाकुर दोनों अपने संबंधी के यहाँ बियाट गांव के सुदृढ़ स्थान पर आए हुए थे, जहाँ पे बीती रात सोए हुए थे। उसी दरमियान में कुछ अपराधियों, अज्ञात अपराधियों के द्वारा उन्हें उठा के ले जाया गया और जहां ले जा करके गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि अभी स्पष्ट कारण पता नहीं चल पा रहा है मामला क्या है, लेकिन ये अपने संबंधी के यहाँ जो सूत्र के अनुसार जो हम लोग को पता चल रहा है, तो ये संबंधी के यहाँ आए हुए थे, कुछ जमीनी विवाद चल रहा था। उसी में दोनों लोगों के बीच में सुलह करवाने के लिए आए थे और इसी दरमियान में इनकी हत्या हो गई है। हालांकि पुलिस अभी तत्कालीन शव को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जांच में लग गई है कि मामला स्पष्ट क्या है। मामला स्पष्ट होने के बाद ही कुछ का नाम उचित होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन थे वो अपराधी जिन्होंने घर से उठाकर 2 लोगों को ले गए और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। क्या दुश्मनी है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। तो लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। राजधानी पटना से बड़ी खबर, शराब पीते 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से शराब की बोतलें भी बरामद की हैं पुलिस ने। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र की घटना है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बाद भी लोग शराब पी रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया। संजय इस वक्त पटना से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, गिरफ्तारी कब हुई है और अब आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इन दोनों के खिलाफ? बिल्कुल रजनी, बीते शुक्रवार की घटना है ये, क्योंकि इसमें पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित नदेवल क्षेत्र है। वहाँ पे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक वहाँ पे शराब पीने की बात कही जा रही थी, तो उसमें पुलिस ने वहाँ पहुंचा और उसे छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से शराब की बोतलें भी बरामद की गई है, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है उसमें शराब कहाँ से लाता था उससे पूछताछ में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उन दोनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस तरीके से बिहार में जिस तरह शराबबंदी लागू है उसके बावजूद शराब का बिक्री अवैध रूप से जो हो रहा है उस पर पाबंदी जो पुलिस लगा रही है, उसमें अब तक सही मायने में देखा जाए तो कहीं से भी ये प्रशासन की भूल चूक है, क्योंकि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री का आदेश आया था कि बिहार में शराबबंदी कर दी गई है, उसके बावजूद भी शराब की अवैध बिक्री हो रही है। तो इसमें देखा जा सकता है कि एक प्रशासन की चूक के कारण ही इस तरह के जो अवैध धंधे हैं, अवैध शराब के व्यापार हैं, वो भी हो रहे हैं। इससे पुलिस को सख्ती बरतनी है। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो शराब लगातार मिल रही है और शराब खोरों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है।
और पुलिस की एक और कार्रवाई पर बात कर लेते हैं। नालंदा पुलिस और एसटीएफ की टीम ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने 50 लाख रुपए मूल्य के शराब को बरामद किया है। वहीं इस मामले में 5 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चंडी में हरियाणा से शराब की बड़ी खेप आने वाली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया और शराब को जब्त करने में सफलता पाई। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक पहले भी शराब के साथ गिरफ्तार हो चुका है और 10 दिन पहले से जेल से छूटकर बाहर आया था। देर रात्रि सूचना मिली थी कि हरियाणा से एक ट्रक विदेशी शराब का आने वाला है, जिसकी पूरी छानबीन की गई और हम लोगों ने सुरक्षा घेरा बना करके इसकी छापेमारी करी। एसटीएफ के सहयोग से हम लोगों ने जयतीपुर मोड़ के पास, चिरैया पुल के पास इस कंटेनर को बरामद किया है, जो कि हरियाणा का है। इसमें 354 कार्टून शराब मिली है, जो 6468 बोतल होती है, जो लीटर में 3186 लीटर टोटल होता है, जो अब तक की नालंदा जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। 3000 लीटर से ज़्यादा शराब हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और 8 मोबाइल, इसके साथ एक पिकअप वैन भी और एक अपाचे मोटरसाइकिल को भी सीज किया गया है। इसके मेन सरगना की पहचान कर ली गई है, जो कि संजीत सिंह है। ये नूरसराय का ही रहने वाला है और अभी 10 दिन पहले इसी उत्पाद अधिनियम में जेल से छूटा था और आते ही फिर उसने ये काम शुरू किया है। इसके साथ 4 अन्य लोग हैं जो कि फुटकर विक्रेता हैं। इसके मेन सप्लायर की पहचान कर ली गई है, जो कि पंकज सिंह है, गया रोड का, बरही झारखंड का रहने वाला है। और इन लोगों ने मिलकर के माल हरियाणा से मंगाया था और जिसको यहाँ नालंदा जिले में और बिहार में खपाने की ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। और अब झारखंड से बड़ी खबर मिल रही है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, पति पत्नी के आपसी झगड़े में पत्नी ने खुद को आग लगा ली है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। बोकारो बीजीएच में दोनों का इलाज चल रहा है, उनसे पूछताछ करेगी पुलिस। महुदा थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर धनबाद में पति पत्नी के आपसी झगड़े में पत्नी ने जान देने की कोशिश की। बचाने के दौरान पति भी झुलस गया। बोकारो बीजीएच में दोनों का इलाज चल रहा है। झारखंड के धनबाद से जुड़ी खबर है। महुदा थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर पति पत्नी के आपसी झगड़े में पत्नी ने खुद को आग लगा ली और पति जब पत्नी को बचा रहा था वो भी झुलस गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं राजकुमार जायसवाल। इस वक्त हमारे संवाददाता धनबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, ये वाकया कब का है और अभी तक पता चल पाया ऐसी क्या वजह रही कि पत्नी ने अपनी जान देने की कोशिश की? रजनी, बताया जा रहा है कि जो पति पत्नी में विवाद हुआ था और पहले भी दोनों के बीच में विवाद चलता आ रहा था और उसकी जो पत्नी थी वो शंकालु किस्म की थी, तो आमतौर पे दोनों के बीच विवाद होते रहते थे। लेकिन कल रात में विवाद अधिक बढ़ गई और ऐसे में पत्नी ने खुद को आग लगा लिया। तो पति उसे बचाने गया और बचाने के क्रम में दोनों झुलस गया। क्योंकि धनबाद और बोकारो के बॉर्डर पर ये घटना घटी है, तो वहां से बीजीएच हॉस्पिटल नजदीक पड़ता था, तो उसे बीजीएच ही ले जाया गया, उसे पीएमसीएच नहीं लाया गया। तो फिलहाल उनका जो स्थिति है, पत्नी लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 90% जल चुकी है, तो काफी गंभीर स्थिति में है। पति भी झुलसा हुआ है। तो दोनों का इलाज फिलहाल बोकारो में चल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि 2 परिवारों का एक परिवार का मामला है जिसमें बच्चे भी हैं। तो पूरा मामला जो है फिलहाल गंभीर बना हुआ है और दोनों के परिवार वाले हॉस्पिटल में है। कुछ पुलिस अभी तक दोनों का बयान नहीं ले पाई है वहां पर, लेकिन संभव है कि पुलिस जब पहुंचेगी तो मामले का खुलासा हो पाएगा कि किन कारणों से ये घटना घटी है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या लड़की के परिजनों ने कुछ कहा इस बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी बेटी को किसी ने आग लगाई हो? बिल्कुल, परिजनों की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है और परिजन की क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं वहां पर, तो बहुत कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर में यह हो पाएगा कि क्या था पूरा मामला और तभी जाकर बातें सब स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन मामला आपसी विवाद में ही जुड़ा हुआ है, पति पत्नी के आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है कि आपसी विवाद में ही ये घटना को अंजाम दिया गया है पत्नी के द्वारा। राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपसी विवाद था, शक करती थी पत्नी पति पर, इसी को लेकर विवाद हुआ और कहा जा रहा है कि पत्नी ने खुद को आग लगा ली। उसे बचाने के चक्कर में पति भी बुरी तरीके से झुलस गया है।
और झारखंड से एक और बड़ी खबर गिरिडीह से मिल रही है। 14 पारा शिक्षकों पर मामला दर्ज हुआ है। आपको बताया 14 ऐसे पारा शिक्षकों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है जिन्होंने फर्जी डिग्री पर नौकरी की है। फिलहाल उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए हैं। अब ऐसे जो पारा शिक्षक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक दो नहीं, बताया जा रहा है 14 पारा शिक्षक हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे थे पारा शिक्षक। उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए हैं। अब इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले ही मामले सामने आए हैं और अब एक और मामला 14 पारा शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। इनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। ये फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे थे। इनके पास जो डिग्री थी, इन्होंने जो नियुक्ति के वक्त डिग्री लगाई थी वो फर्जी थी। जांच के बाद पता चला एक एक करके 14 पारा शिक्षकों की डिग्री फर्जी पाई गई। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पारा शिक्षक जो अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं में से 14 ऐसे पारा शिक्षक हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से डिग्री हासिल की। अब जो डिग्री फर्जी तरीके से हासिल करते हैं उसके बाद नौकरी करेंगे तो कितना देश का भविष्य उज्जवल होगा, उन शिक्षकों के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल तो अब जेल की हवा खानी पड़ेगी उन शिक्षकों को। उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए हैं, कार्रवाई की जाएगी। इन 14 पारा शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और झारखंड की राजधानी रांची से भी बड़ी खबर मिल रही है। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज राजधानी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। रांची के सूचना भवन में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री हैं नीलकंठ सिंह मुंडा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। रांची के सूचना भवन में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हो सकता है कि गांव के विकास के लिए क्या कुछ योजना हो, इस पर चर्चा करें। इस वक्त सूरज रांची से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सूरज, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक कुछ पता चल पाया, कौन से अहम मुद्दे होंगे इन पर जिन पर चर्चा की जाएगी? देखिए, बिल्कुल रजनी, ये ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और जो विभाग के मंत्री है नीलकंठ सिंह मुंडा, वो तकरीबन 11 बजे रांची के सूचना सभागार में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं वो, और मीडिया को संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर जो उनके आंकड़े हैं, जो उनके एजेंडे हैं, किस तरह से ग्रामीण विकास विभाग पूरे झारखंड में काम कर रही है और क्या होना चाहिए मुख्य रूप से, क्योंकि उनके तरफ से जो कार्य विभाग की तरफ से जो योजनाएं चलाए जा रहे हैं उनकी वास्तविक हकीकत क्या है और किस तरह से धरातल पर उतर रही है और किस तरह से लोगों के बीच में कार्य कर रही है, इन तमाम चीजों को लेकर वो मीडिया के सामने तमाम मुद्दे रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि लगभग सरकार के 2 साल हो चुके हैं और 2 साल होने वाले हैं और इन 2 सालों में जो विभाग की तरफ से कई योजनाएं हैं जो विभागीय स्तर से चलाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह कि कई ऐसे जगह हैं या ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे विकास से वो कोसों दूर है, वहां पे किस तरह से एजेंडे को धरातल पर उतारा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो चर्चा करेंगे। और साथ ही उनके जो अभी तक फिलहाल जो कार्यकाल है, उन कार्यकालों में अभी तक क्या क्या काम हुए हैं, इन तमाम चीजों को वो मीडिया के सामने रखने का काम करेंगे। रजनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 11 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा संबोधित करेंगे। रुकाते अगली खबर का। नवंबर महीने में 2 महामहिम के गोड्डा आगमन का कार्यक्रम संभावित है। जिला उपायुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल की संभावित आगमन को लेकर बैठक हुई। बैठक के दौरान दोनों महामहिमों के दौरे को लेकर सभी बिंदुओं पर सभी विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। उपायुक्त अरविंद कुमार ने बताया कि नवंबर महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में राज्यपाल गोड्डा का दौरा करेगी और 26 से 27 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति का दौरा संभावित है। जिला में जो आगमन का है तिथि निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन वो द्वितीय और तृतीय सप्ताह जो नवंबर माह के में आना है उनको, लेकिन द्वितीय और तृतीय सप्ताह में किसी एक दिन आएंगे 3 घंटा के लिए, जिसमें उनका भ्रमण का कार्यक्रम होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, फिर स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए कोई कार्यक्रम में रहेगी। राष्ट्रपति का भी खबरों माननीय सांसद द्वारा हमको बतलाया गया है, उनका 26 और 27 तारीख को जिला में आगमन है। नवंबर में 26-27 नवंबर में
परंतु उसका विस्तृत ब्यौरा कार्यक्रम का मिनट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं। रुकाते अगली खबर का। जमशेदपुर के ट्रालको थाना क्षेत्र के जैमको में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप पड़ोस में रहने वाले मकान मालिक के भतीजे पर लगा है। बच्ची को घर से खेलने के बहाने बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता के परिजन ने स्थानीय थाना पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस बच्ची का मेडिकल करा रही है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। बगल में ही उसके चचा लोग रहते हैं। वो चचा के ये जो विक्टिम जो है, इसके चचा मतलब अभियुक्त जो बना है, उसके चचा के घर पे ये किराएदार है विक्टिम के माता पिता। तो ये बच्ची खेल रही थी तो ये गला फसला के लिए जाया गया इसको। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं लाला जबी। लाला जबी, हर कोई जानता है जमशेदपुर गृह जिला है सीएम का, जो बच्चियों की सुरक्षा की बात करते हैं, बच्चियों के लिए योजनाओं की बात करते हैं, उनके यहाँ बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल रजनी, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार अपने भाषण में कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान, लेकिन बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां तक देखा जा रहा कि 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये मामला जो है तेलको थाना अंतर्गत जेमको का है। यहाँ बच्ची के पिता ने बताया कि उसकी बेटी घर से बाहर आंगन में खेल रही थी। उसी दौरान एक माँ का जो है उसका मालिक का भतीजा है मुकुल आया और बच्ची से बात करने लगा। बच्ची को चिप्स खिलाने के बहाने लालच देकर उसे कहीं दूसरी जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में आगे छोड़ दिया। जब बच्ची बहुत देर से लापता थी, जब उसके पिता आए घर ड्यूटी से तो खोजबीन की तो पता चला कि बच्ची किसी मुकुल नाम के व्यक्ति के साथ गई हुई है। लेकिन वहीं पे थोड़ी देर बाद मुकुल है ना उसे ला करके घर छोड़ दिया और चिप्स दे के जरिए। वहीं माँ ने पूछताछ किया तो बताया कि इस तरह का मामला सामने आया है, जिसके बाद उसके परिजन ने इस जो आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराने गए हैं, जहां अभी उसका एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच हो रहा है। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल अभी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की बात नहीं हो रही। गिरफ्तारी के लिए है, लेकिन जो आरोपी है वो गिरफ्त से बाहर है, वो फरार हो गया है, जिसकी वजह से अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल ये है कि बच्चियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं के गृह क्षेत्र में अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आखिर प्रदेश का क्या होगा? तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।